नमस्कार, जय हिंद, सलाम। जेएनयू के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, उसको लेकर एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस विषय पर मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था, उसकी कोई बात इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ, केवल मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊँगा इस वीडियो में। लंबा-चौड़ा वीडियो होगा पहली वीडियो की भांति, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका फॉर्म रद्द हो जाए या फिर एडमिशन होने के बाद आपको सैकड़ों समस्याओं का सामना करना पड़े इस विश्वविद्यालय में। और एक लास्ट वीडियो, एक शॉर्ट्स बनाया था लगभग 10 दिन पहले, जिसमें बताया गया था कि जो जेएनयू की प्रवेश परीक्षा है वो सीयूटी के अंतर्गत आएगी, लेकिन उस डिसीजन को थोड़ा सा निपटा दिया गया है। तो अब जेएनयू अपने स्तर पर निजी रूप से प्रवेश परीक्षा करवा रहा है एनटीए के माध्यम से, तो सीयूटी के अंतर्गत जेएनयू नहीं है। ठीक है, कुछ सवाल हैं जो आए थे, उसकी बात करेंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है जेएनयू का फॉर्म भरते वक्त में, उन सभी सवालों की बात करेंगे। आपके पास भी कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, लेकिन हो सकता है आपके सवाल का जवाब वीडियो में मौजूद हो, तो इसलिए पहले पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा, फिर सवाल को पूछिएगा। कोई आदेश नहीं है, ना ही रिक्वेस्ट है, केवल अपनी इच्छा आपके सामने जाहिर की है। पहली बात, वीडियो का जो पहला भाग है जो ये कहता है कि जेएनयू की प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से नहीं, ऑनलाइन माध्यम से नहीं होगी, ऑफलाइन जैसी ही होगी, लेकिन सीबीटी मोड पर होगी। जो लगभग 2019 से पहले होता था कि पेन और पेपर के माध्यम से परीक्षाएं होती थी, वो नहीं होंगी। ठीक है, सीबीटी मोड से परीक्षाएं होंगी। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। ठीक है, 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मैथोलॉजी के आएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि SC ST OBC EWS और PWD का जो रिजर्वेशन है, जो अन्य विश्वविद्यालयों में होता है, जेएनयू में भी वही लागू होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। तीसरी बात, पीएचडी का जो ऑर्डिनेंस है 2022 का, पीएचडी का जो ऑर्डिनेंस 2022 का, वो लागू होगा इस सत्र में। इस बात का ख्याल रखिएगा। और बहुत से नए बदलाव कर दिए गए हैं पीएचडी के 2022 के ऑर्डिनेंस में, इसका आपको अंदाजा होगा, ध्यान होगा। ठीक है, तीसरी बात, जो बच्चे जेआरएफ कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जेआरएफ कैटेगरी के साथ साथ नेट वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे उसी कैटेगरी में, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेट वाले का फॉर्म अलग होगा और जेआरएफ का फॉर्म अलग होगा, नेट वालों का फॉर्म अलग होगा। ठीक है ना, लेकिन जो बच्चे जेआरएफ है उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। इसके अलावा कुछ और बच्चे भी हैं ऐसे जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, अगर उन्होंने इस प्रकार की प्रवेश परीक्षा को पास किया हो या उनको छात्रवृत्ति मिल रही है। जैसे कि अगर किसी के बच्चे के पास यूजीसी या सीएसआईआर का जेआरएफ है तो प्रवेश परीक्षा नहीं देनी, लेकिन फॉर्म भरना मैंडेटरी है। यदि किसी बच्चे के पास एनएफएससी, एनएफएसटी और एनएफओबीसी के पास सर्टिफिकेट है या उन्होंने पास किया है या उनको ये लाभ मिल रहा है, तो वो बच्चे भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे बच्चे जिनके पास MANF है, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है, वो बच्चे भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। और एक चीज़ छूट गई थी, NFPWD। ठीक है, NFST का जिक्र नहीं है लिस्ट में, NFSC का जिक्र है, NFOBC का जिक्र है, NFPWD का जिक्र है, NFST का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चे भी अप्लाई करेंगे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। इसके अलावा जो बच्चे इंजीनियरिंग में है ना, अप्लाई करने वाले इंजीनियरिंग में, तो उनके पास उनका गेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और गेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि परसेंटेज नहीं दिया गया है। कई जगह 75+ मांगते हैं गेट का स्कोर, कई जगह 90 मांगते हैं और कई जगह 95 भी मांगते हैं आईआईटी संस्थानों में। ठीक है, लेकिन जेएनयू में कितना मांगा है गेट का स्कोर, ये क्लियर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, AICTE जिन्होंने इसकी परीक्षा पास की है या सर्टिफिकेट है, लाभ है, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई करेंगे जेआरएफ कैटेगरी में। ठीक है, अगली बात, DOP, डिप्लोमा ऑफ प्रोफेंसी, इस कोर्स के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। इसमें पाली, उज़्बेक, मंगोलियन और हेब्रेव या हिब्रू जिसे बोलते हैं, और भाषा इंडोनेशियन है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग भी प्रवेश परीक्षा देनी होगी और फिर थोड़ी सी काउंसलिंग या वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, आपका एडमिशन हो जाएगा। सीटें इसमें कम है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी जो नोटिफिकेशन में दी गई थी। अब आते हैं कुछ जनरल बातों पर। अप्लाई करते वक्त अपना सर्टिफिकेट अपने पास में रखिएगा अगर आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो। दूसरे बच्चे ओबीसी के लिए, जिनका पीडब्ल्यूडी के लिए, अगर ये आपका 40% से प्लस है, आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट परसेंटेज में आपका डिसेबल, तो आप उसके कैटेगरी में आएंगे। यदि उससे कम है तो आप नहीं आएंगे। ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 10% का रिलैक्सेशन रखा गया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों के लिए। और
हाँ, नॉन क्रीमी के, ठीक है ना। ओबीसी के लिए तो है ही 27% का, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी इस साल इसमें डाला गया है 10% का रिजर्वेशन, और पीडब्ल्यूडी का 5% का रखा गया है, ठीक है। मैक्सिमम योग्यता यही है कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, या फिर पीजी के 4th सेम में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजी के 2nd ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका पीजी चाहे जेएनयू से है या किसी भी संस्थान से है, हिंदुस्तान या भारत के बाहर से, चाहे आपका ऑनलाइन माध्यम से पीजी हुआ हो, चाहे ऑफलाइन हुआ हो, चाहे डिस्टेंस से हुआ हो, चाहे रेगुलर से हुआ हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आवेदन कर सकते हैं। पीजी में आपका 55% नंबर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आप यदि जनरल और ईडब्ल्यूएस में नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपका परसेंटेज 50% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो बच्चे टीजी कम्युनिटी के ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर मैन है या ट्रांसजेंडर वूमेन है, उनको अप्लाई करने के लिए 50% का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। एक और ज़रूरी, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई हो गए, इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो सवाल बड़ा ये होता है कि किस आधार पर बच्चों को बुलाया जाता है। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 10 सीटें निकली हैं पीएचडी की, ठीक है। उसमें 10 में से 4 सीटें जर्नल की हैं, है ना, 3 सीटें ओबीसी की हैं, 1 सीट एससी की है, 1 सीट एसटी की है, ठीक है। तो मान लीजिए 4 सीट ओबीसी की है ना, सॉरी जर्नल की है, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के 20 बच्चों को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। ओबीसी की मान लीजिए 3 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, तो ओबीसी के 3 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं तो उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 आएगा। तो ओबीसी कैटेगरी के 24 बच्चों को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। यही नियम एससी पर भी है, एसटी, यानी कि जनरल कैटेगरी में अगर 1 सीट है तो उसके 5 गुना बच्चों को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 8 गुना बच्चों को बुलाएगा, और पीडब्ल्यूडी में भी 8 गुना बच्चों को बुलाएगा। यानी कि अगर 10 सीटें हैं और 10 सीटें हैं, पीस टोटल है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उतने बच्चों को। ऐसा नहीं है कि 10 सीटें हैं 10 ही बच्चों को बुलाएगा, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी होता है ना, कि 5 गुना जनरल कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 8 गुना बच्चों को बुलाएगा। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 5 सीटें हैं एससी की, है ना, और इसका 8 गुना होता है 40, लेकिन बच्चे तो 35 से क्वालिफाई हुए तो 35 बच्चों को ही बुलाएगा। लेकिन अगर उस 40 से ज़्यादा कहीं 45 बच्चे क्वालिफाई हुए तो बुलाएगा 40 बच्चों को ही, और 5 बच्चों को रिजेक्ट करेगा, वो उनके स्कोर पर रिजेक्ट करेगा और उनके परसेंटेज जो यूजीपीजी में रहे हैं उसको मिलाकर रिजेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा इसका। ये इंटरव्यू वाला पार्ट है ना, पहले इसलिए बताया क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों में बहुत ही सवाल आए थे, इसका मैंने जवाब दिया, ठीक है। एक और बात, डिप्रेशन पॉइंट मिलते हैं कुछ बच्चों को, है कुछ स्टेट्स के बच्चों को, तो अप्लाई करेंगे उससे पहले प्रोस्पेक्टर को ध्यान से देख लीजिएगा। वेबसाइट पर भी जानकारी है किस स्टेट के बच्चों को कितने कितने डिप्रेशन के पॉइंट मिलते हैं, इसका आपको अंदाज़ा होगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो नॉन नेट फेलोशिप है वो सभी बच्चों को दी जाएगी। जो 8,000 रुपये की फेलोशिप मिलती है नॉन नेट की, वो सभी बच्चों को दी जाएगी। और जेआरएफ और एसआरएफ जो कि बढ़ गया है जनवरी के महीने से, और 1 जून के महीने में लागू हुआ है, वो बढ़ा हुआ जेआरएफ एसआरएफ भी आपको दिया जाएगा यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये एनएफ बढ़ा है नहीं बढ़ा है मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जेआरएफ बढ़ा है, सभी फील्ड का बढ़ा है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल कोर्सेज का बढ़ा है, ठीक है। और इंजीनियरिंग के बच्चे अपना सर्टिफिकेट मैंडेटरी रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और बात, जो बच्चे ऐसे हैं जो कहीं जॉब करते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करेंगे पार्ट टाइम मोड से पीएचडी के लिए, ठीक है, तो उन बच्चों को 12.5% का सीट का रिजर्वेशन रखा गया है ना। 12.5% किसी डिपार्टमेंट में 20 सीटें निकली हैं पीएचडी, वैसे तो मुश्किल होता है, मान लीजिए कल्पना कर लेते हैं 20 सीटें निकली हैं पीएचडी की किसी डिपार्टमेंट में जेएनयू में, तो उसका 12.5% कैसे निकालेंगे आप, उसको आप 12 से काट दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो लगभग 1.5 सीट निकल कर आएगी, है ना। तो 1.5 सीट पर होता नहीं, तो 1 सीट या 2 सीट पे ही आपको एडमिशन मिलेगा पार्ट टाइम पीएचडी में। लेकिन आपके पास यदि एनओसी नहीं है या एनओसी का लेटर नहीं है, इंटरव्यू के वक्त में अप्लाई तो कर सकते हैं बिना एनओसी लेटर के भी, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे एनओसी लेकर ओरिजिनल साथ लेकर जाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है और मेन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और यदि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, एडमिशन होता है, तो पार्ट टाइम में भी कोर्स वर्क करना मैंडेटरी है। उसके अंदर अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है 75% का, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी रखा गया है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम कानून थे जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं जिसके अभाव में हो सकता है आप साल बर्बाद कर दें अपना। पहली बात,
यूजीसी के नियम के फॉलो किया जाएगा 100%। पीएचडी 2022 का ऑर्डिनेंस लागू होगा। अंडरटेकिंग देना ज़रूरी है यदि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023। 30 अक्टूबर 2023 तक आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पीएचडी के एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा, फीस भी रिफंड नहीं होगी और दोबारा इस साल एडमिशन आपको मिलेगा। मान लीजिए किसी ने 30 तारीख के बाद सबमिट करा, नवंबर में कर दिया और आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है अक्टूबर के 30 के बाद में, तो आपका पुनः एडमिशन नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते सर 2-3 दिन लेट हो गए तो हमारे जमा कर लिया, हमारा एडमिशन करिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक बार कैंसिल हो गया तो हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तभी भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो इसको तैयार रखिएगा, ठीक है। और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो इनकम का सर्टिफिकेट अपना तैयार रखिएगा और ये प्रोस्पेक्टर में देखिएगा कि उसको 3 महीने पुराना या 6 महीने पुराना कौन सी डेट से मांगा गया है, इसको खासकर देखिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे और ओबीसी नॉन क्रीमियर के बच्चे इस डेट्स का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या उसका नंबर मांगा जाएगा अप्लाई करते वक्त में, ठीक है। एक और बात इसमें कही गई है, एक बच्चा 3 विषयों से ज़्यादा विषय में अप्लाई नहीं कर सकता है एक सब्जेक्ट में। एक बच्चा 3 विषयों से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और वह तीनों विषय एक ही फैकल्टी के हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी का हिस्ट्री में मन है ना, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में मन है और हिस्ट्री में 3 कैटेगरी है, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, तो आप तीनों भर सकते हैं। फीस थोड़ा कम ज़्यादा है, फीस कितनी मैं आपको आगे समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है ना। तो 3 से ज़्यादा अप्लाई मत करिएगा, लेकिन इसमें लिखा है प्रोग्राम सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर आई लिखा है ना, हाँ जी के बाद आई है ये, यानी कि पॉइंट नंबर 10वां है, ये प्रोस्पेक्टर में दिया है, पेज नंबर 107 है शायद कंफर्म कर लूँ, हाँ 107 है, पेज नंबर 107 का पॉइंट नंबर आई पे दिया गया है कि एक बच्चा 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है मैक्सिमम, लेकिन सभी जो सब्जेक्ट हैं वो एक ही फील्ड के होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक भर दिया डिप्लोमा कोर्स, 2 भर दिए पीएचडी कोर्स, ऐसा नहीं होगा। भरना है तो तीनों डिप्लोमा कोर्स भरिए, भरना है तो तीनों पीएचडी कोर्स भरिए, चाहे सेम फैकल्टी के भी स्कूल्स के भी हो सकते हैं, डिफरेंट। मान लीजिए किसी ने हिस्ट्री का मेडिवल भर दिया, किसी ने एजुकेशन भर दिया और किसी ने फिलॉसफी, तो 3 कोर्स हो गए। ये भी मान्य होगा, या तो आप चाहें एक ही स्कूल से या एक ही डिपार्टमेंट से 3 अलग अलग पाठ्यक्रम में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिग्री सेम होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और फीस मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना है तो उसको 700 रुपये देने होंगे जनरल वाले को और ईडब्ल्यूएस वाले को। अगर कोई बच्चा है SC ST पीडब्ल्यूडी ओबीसी का तो उसको 500 रुपये देने होंगे एक सब्जेक्ट के, और बीपीएल कैटेगरी के बच्चे को 200 रुपये देने होंगे एक सब्जेक्ट के। फॉरेन जो विदेशी हैं उनको 3280 रुपये। अगर किसी बच्चे को, एक ही बच्चे को 2 विषयों में अप्लाई करना है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को 1000 रुपये देने होंगे, SC ST ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले को 600 रुपये देने होंगे, बीपीएल वाले को 300 रुपये और विदेशी को 6560 रुपये, इनके डबल हो जाएगा। किसी बच्चे को मान लीजिए 3 विषयों में अप्लाई करना है मैक्सिमम, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को 1200 रुपये देने होंगे, SC ST ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 700 रुपये, पीपीएल को 400 रुपये और विदेशी को 9840 रुपये देने होंगे, ठीक है। इसका भी पूरी, और इसमें GST इंक्लूडिंग है, इसका ध्यान रखिएगा। पेमेंट ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन माध्यम से है, फॉर्म भी ऑनलाइन है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टर और अप्लाई करने का लिंक मैं दे दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ये आपने जान लिया। नॉन नेट फेलोशिप सभी को मिलेगी। एक नियम जो लास्ट ईयर आया था JNU में कि अप्लाई करते वक्त में, खासकर ऐसे बच्चे जो PhD में अप्लाई करेंगे, उनके पास कम से कम 2 रिसर्च पेपर पहले से पब्लिश होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, ऐसे बच्चे जो PhD में आवेदन करेंगे या करेंगी, उनके पास आवेदन करते वक्त कम से कम PG के स्तर पे या MPhil के स्तर पे 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने का प्रमाण पत्र होना मैंडेटरी रखा गया था लास्ट ईयर में। इस नियम को इस साल हटा दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब ये नियम लागू नहीं है। अगर आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो उसके अभाव में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऐसा नियम हटा दिया गया है। तो आप बिना रिसर्च पेपर पब्लिश के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो बच्चे MPhil कैटेगरी में हैं उनको एग्जाम्शन नहीं दिया गया है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, ठीक है। लेकिन नेट वालों को एग्जाम्शन है या नहीं है, इसको ध्यान से डाल लीजिए। नेट वाले को एग्जाम्शन नहीं दिया गया है, फॉर्म में जरूर लिखा है नेट JRF के बेस पे, लेकिन एक फॉर्म आया है अलग से। और हाँ, JRF कैटेगरी का फॉर्म अलग है
और नॉन नेट का फॉर्म अलग है, इसका ध्यान रखिएगा। और या फिर अप्लाई करते वक्त में हो सकता है आपको ऑप्शन आए चूज़ करने का कि आपका आवेदन नॉन नेट के बेस पर है या जेआरएफ के बेस पर, उसको थोड़ा ध्यान से अप्लाई करिएगा। और सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है अगर आप जेआरएफ कैटेगरी कैट कैटेगरी में आते हैं, इसका भी रखिएगा ध्यान, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सभी कोर्स के लिए देना है। एक बच्चा 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको दूसरा फॉर्म भरना होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म तो आपने भर दिया 5-6 सब्जेक्ट में, प्रवेश परीक्षाएं कैसे मैनेज करेंगे, है ना। और अभी प्रवेश परीक्षाओं की डेट और शेड्यूल नहीं आया है, इंटरव्यू के विषय में शेड्यूल नहीं आया है, तो डेट्स को लेकर इंटरव्यू की और एग्ज़ाम के शेड्यूल को लेकर सवाल मत करिएगा। ये जो जानकारी मैंने आपको दी हैं, जो मेरे पास थी, वेबसाइट पर दिए गए प्रोस्पेक्टर के द्वारा ही दी गई हैं, इसको लेकर भी कोई अभी भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, शंका है, तो कमेंट करके पूछिएगा। और कोई जानकारी अगर मुझसे छूट गई है जल्दबाजी में या गलती से या भूल चूक से, तो वो मुझसे को याद दिलाइएगा, ठीक है। और अपना फॉर्म भरिएगा और अगली वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा जेएनयू के क्वेश्चन पेपर। थोड़ा जुगाड़ कर लेते, व्यवस्था कर लेते हैं कि पुराने पेपर का पैटर्न क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और शायद 19 या 20 की बात है, 21 या 20 की बात है, जेएनयू की प्रवेश परीक्षा में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर था 3 घंटे का। तो इस बार अभी क्लियर नहीं है कि पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे या 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी है कि जेएनयू अब निजी रूप से प्रवेश परीक्षा कराएगा अपनी, अब निजी रूप से करवा रहा है, तो उसके हो सकता है अपने नियम हो। तो जो भी नियम आएंगे या बदलाव होगा, तो जैसी जानकारी आएगी पब्लिक डोमेन में, उसको लेकर भी आपसे बातचीत करेंगे। दोनों वीडियो को देखिएगा आप अच्छे से, और कोई सवाल हो तो पूछिएगा। मेरे आपके पास कोई शिकायत है मेरे लिए, कोई सुझाव है, तो उसका भी स्वागत है। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा, प्रकृति पुस्तकों का ख्याल रखिएगा, अध्ययन करते रहिए, उसका अभ्यास करते रहिए और सीखते रहिए। और जो सीखा है सामने वाले को, समाज को देने का प्रयास करते रहिए। जय हिंद, सलाम, जय भारत।